नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 29 मई 2020 और जुमातुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को जुमातुल मुबारक की दिली तहनीत कबूल हो। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का मौजू लद्दाख पर चीन का इख्तियार और कंट्रोल है। लद्दाख पर भारत का वावेला और चीनियों के हाथों वहाँ जूते खाने के मनाजिर पूरी दुनिया में भारत को रुस्वा और ज़लील ख्वार कर रहे हैं। हाज़रीन, नाज़रीन और सामेईन, इस खादिम ने जो आपसे मुखातिब है 1987 में एक सरकारी एहतमाम के तहत लद्दाख के किए जाने वाले दौरे में शमूलियत इख्तियार की थी। ये सहाफ़ती मालूमाती दौरा शहीद पाकिस्तान शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की हुकूमत की जानिब से किया गया था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब के दौरे हुकूमत में लद्दाख, जो हमेशा से पाकिस्तान का इलाक़ा था और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था, ये बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से मुल्हिक़ा इलाक़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी इलाक़ा था। सारे 1987 से पहले के तमाम बैनुल अक़वामी नक्शे उठाकर आप देख लीजिए, हर नक्शे में लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और लद्दाख पर कोई भारत का दावा नहीं था, भारत की तरफ से कोई तनाज़ा नहीं था और ना पाकिस्तान का चीन से कोई झगड़ा था। लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पर लद्दाख के इलाक़े में तिब्बती नस्ल के लोग जो दर्दी कहलाते हैं, वो लोग बुनियादी तौर पर आबाद हैं और लद्दाख मुकम्मल एक बर्फ़ानी और पहाड़ी इलाक़ा है जहाँ अक्सर बर्फ़ रहती है और वहाँ यही जैसा कि अर्ज़ किया कि तिब्बतियन नस्ल के दर्दी लोग वहाँ रहते हैं। इसके अलावा कोई 637 या 640 ईस्वी में वहाँ एक चाइना से बुद्ध मत का पैरोकार, कोई बहुत बड़ी उनकी मजहबी शख्सियत वहाँ आया था और उसने वहाँ अपना एक तालीमी इदारा और एक इबादतगाह शुरू की थी। तो वहाँ पर चाइनीज़ नस्ल के लोग भी पाए जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद के ज़माने में, जैसा कि अर्ज़ किया, 1987 में हमने भी एक सरकारी दौरा लद्दाख का किया है और बेइंतहा खूबसूरत, बज़ाहिर हर तरफ बर्फ़ है लेकिन उस बर्फ़ को देखना भी इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ आपको करेगा। और हमने सारे पाकिस्तानी इंतज़ामात, पाकिस्तानी मोर्चे, पाकिस्तान की जो हैं वो वहाँ पर फ़ौजी इंतज़ामात, उनके रहाइश के मकामात, वो सब हमने 1987 के दौरे में देखे थे। जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपने ज़माने में खैर सगाली के तौर पर, दोस्ती के तौर पर, मोहब्बत के इज़हार के तौर पर, और जो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है 60 साल की उस वक्त, यानी तो उसको मज़बूत बनाने के लिए और उसके इज़हार के लिए, चाइना से एहसास तशक्कुर के लिए, बग़ैर किसी जंगो जदल और बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के लद्दाख का इलाक़ा चाइना को तोहफ़तन दे दिया था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 1987 के बाद ही से लद्दाख चाइना का हिस्सा है बाज़ाब्ता तौर पर और चाइना ही के ज़ेर इंतज़ाम था। ये भारत था जिसने 1995 के ज़माने में, 94-95 में वहाँ अपनी फ़ौजें दाखिल की। बुनियादी तौर पर
चाइना ने लद्दाख को खाली रखा था, वहाँ चाइनीज़ फ़ौजें या कोई चेक पोस्ट वगैरह या मिलिट्री पोस्ट वहाँ बाकायदा नहीं चाइना ने बनाई हुई थी। इसलिए भारत ने जो उनके बुज़दिल फ़ौजी हैं उन्होंने घुस बैठिए वहाँ भेजकर और वहाँ जाकर अपने बैरिक्स बना लिए और वहाँ अपना कंट्रोल और कब्ज़ा कर लिया। 15 अप्रैल की तारीख़ 15 अप्रैल 2020 पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बेइंतहा अहम है। पाकिस्तानियों के लिए तो इसलिए अहम है कि पाकिस्तान का साबिक लुटेरा डाकू वलदुल हराम सदर आसिफ जरदारी जहन्नुम रसीद हुआ 15 अप्रैल को, और भारत के लिए इसलिए अहम है कि भारत के चूतड़ लाल किए चाइना ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी फ़ौजें लद्दाख के इलाके में दाखिल करके, और भारतीय फ़ौजियों को बाकायदा पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं वो क्लिप्स कि चाइना का फ़ौजी भारतीय फ़ौजी के चूतड़ों पर लात मार के उसे ज़मीं बोस कर रहा है, और इस तरह उन्होंने वहाँ से भारतीयों को मार के भगाया और भारतीय फ़ौजी उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, बाकायदा हाथ जोड़ते रहे और मन्नतें करते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर चाइना ने अब ना सिर्फ ये कि अपने टैंक, हेलीकॉप्टर्स और तैयारे वहाँ पहुँचा दिए हैं, बल्कि और फ़ौजी वहाँ पहुँचाकर बाकायदा लद्दाख का पूरा इंतज़ाम संभाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भारत को मुंह की खानी पड़ी है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामी के हवाले से इंतहाई तनक़ीद का, शदीद तनक़ीद का निशाना बना हुआ है, और मोदी जी को वापस हालात बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाना पड़ेगा। भारत जिस तरह कहते हैं कि वो चींटी की मौत आती है तो पर निकल आते हैं, या गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से तो हमेशा कशीदा रहे ही हैं, लेकिन अब नेपाल ने अभी 3 रोज़ कबल नेपाल ने बाकायदा सरकारी तौर पर भारत को धमकी दी है कि भारत नेपाल में दरअंदाज़ी और दखलअंदाज़ी फौरी बंद करे। तो नेपाल भी भारत के सामने आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सीना तानकर भारत के मुकाबले में खड़ा है। उधर से चाइना जो है वो भारत के चूतड़ लाल कर रहा है। तो ये ऐसा मौका है कि पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया दिनों में यानी माज़ी करीब के 3-4 दिनों में जो हमारी वज़ारत ख़ारजा का इंतहाई अहम किरदार रहा है, उसमें हमें अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी में लद्दाख के मामले पर, कश्मीर के मामले पर बाज़ाब्ता एलानिया खुला चाइना के लिए साथ देने का ऐलान किया है, और भारत को इंतहाई सख्त, दो टूक और दंदान शिकन जो है जवाब दिया है। हमारी यही इल्तिमास है। 1962 में भी यही हुआ था कि अयूब खानी हुकूमत को चो एन लाई ने उस वक्त ये कहा था कि हम भारत में घुस रहे हैं, आप भी घुस जाइए, लेकिन चूँकि हिज मास्टर्स वॉइस, अयूब खान जो है वो अमेरिका के ग़ुलाम थे और उन्होंने ये बात अमरीकियों तक पहुंचा दी, जिसके नतीजे में चाइना का भी मिशन जो है उसे मुश्किल से 2-4 होना पड़ा, और 1962 में पाकिस्तान भारत में नहीं घुसा, जो आज तक एक संगीन गलती है। अगर ऐसा हो जाता कि चाइना उधर से घुस ही गया था और पाकिस्तान भी भारत में घुस के जूते मारता, तो इंशाअल्लाह आज दुनिया का नक्शा और पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। बहरहाल हमें माज़ी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और वक्त आ गया है कि अब हम एलानिया तौर पर चाइना का साथ दें। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है और चाइना हमारा पड़ोसी है, और ऐसा पड़ोसी है जो जानिसार है हमारा, जिसने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमें
چاہے ہانگ کانگ، اب CIA ڈالر پانی کی طرح بہا کر ہانگ کانگ میں علیحدگی کی تحریک کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور چائنا نے 1989 میں آپ نے دیکھا ٹینامن اسکوائر میں جو کچھ چائنیز نے کیا، جس خوبصورتی سے اپنے ملک کو اور اپنی حکومت کو بچایا، انہوں نے اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ کیا، اور وہ جو نام نہاد انقلابی تھے وہ انقلاب کو انہوں نے ناکام کیا۔ اب ہانگ کانگ میں یہ CIA اور دوسری جو چائنا دشمن ایجنسیاں ہیں را سمیت، وہ جو سر اٹھا رہے ہیں لوگ علیحدگی پسند، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان کا واضح اور دو ٹوک، بالکل جس طرح لداخ کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسٹینڈ لیا ہے کہ نہیں ہم چائنا کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح ہانگ کانگ کے معاملے پر ہانگ کانگ چائنا کا حصہ ہے اور چائنا کا حصہ رہے گا۔ پاکستان کو یہ موقف بین الاقوامی برادری کو ظاہر کر دینا اور بتا دینا چاہیے۔ یہی بات تائیوان کے لیے آتی ہے کہ پاکستان کو تائیوان کو بھی علیحدہ ملک ماننے کی بجائے چائنا چونکہ اسے اپنا حصہ کلیم کرتا ہے، اور بنیادی طور پر تاریخی طور پر تائیوان چائنا کا ایک صوبہ رہا ہے، اس لیے پاکستان کو کوئی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جن خطوط پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت اور شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت خارجہ جن لائنوں پر کام کر رہی ہے، وہ بہت صاف ستھری اور واضح دو ٹوک لائنیں ہیں، اور وہی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں۔ چائنا نے ہمارے ہاں اربوں ڈالر کی، کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہمیں لاکھوں کے حساب سے اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں نوکریاں، ملازمتیں ہمارے شہریوں کو مل رہی ہیں، اور وہ چونکہ ہمارا پڑوسی ہے، اس لیے پڑوسی پہلے آپ کے پاس آئے گا، نہ کہ 10,000 میل دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے۔ اس لیے ہانگ کانگ، لداخ اور تائیوان، ان معاملات پر پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ چائنا کے حصے ہیں، اور اس معاملے میں ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمہ۔